नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आखिरकार उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन हो ही गया जिसका इंतजार था। इंतजार इसलिए भी था क्योंकि राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे, न्याय यात्रा भी कर रहे थे, अमेठी भी गए, रायबरेली भी गए, लखनऊ भी गए, लेकिन उनके सबसे युवा साथी यानी अखिलेश यादव उनकी किसी भी न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। हर पड़ाव पर उनको इंतजार रहता था कि अखिलेश यादव आएंगे, निमंत्रण भेजा जाता था, लेकिन अखिलेश यादव आखिरकार इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर सीटों की शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन जाती है तो वो न्याय यात्रा में जाएंगे। आखिरकार सपा के शीर्ष संगठन ने इस पर बड़ा फैसला लिया, अधिकारियों से बात की और कांग्रेस के भी शीर्ष नेतृत्व के जो आला कमान है उन्होंने भी बीच में मध्यस्थता करके गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर दिया है कि आखिर गठबंधन में कौन सा फॉर्मूला रहने वाला है। लगातार इंडिया की तरफ से इसकी पेशकश भी की जा रही थी क्योंकि इंडिया के तमाम नेता या जो घटक दल हैं वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश को सबसे पहले संभाला जाए। उत्तर प्रदेश जरूरी किस लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इसमें कांग्रेस से चाहती थी कि अधिक से अधिक सीटें हमको मिले। हालांकि समाजवादी पार्टी वहां की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी होने के लिहाज से यह चाहती थी कि इंडिया के अंदर लोगों को मैसेज बिल्कुल साफ रहे कि अखिलेश यादव ही यूपी में नेतृत्व करेंगे। दोनों तरफ के नेता बैठे और आखिरकार प्रियंका गांधी ने जब इसमें मध्यस्थता की तो अब एक फॉर्मूला तय किया गया है। इसमें तय किया गया है कि 17 सीटें कांग्रेस लोकसभा में अपने पास रखेगी और बाकी की बची हुई 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां पर यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि नेतृत्व अलग होगा, क्योंकि अब नेतृत्व एक साथ काम करने वाला है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी एक साथ मिलकर यहां पर जाति समीकरण भी सेट करेंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने जो बड़ा ऐलान किया है कि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हम जीतेंगे, उसमें वो कहीं ना कहीं पूर्ण विराम या कहीं ना कहीं उसमें कॉमा लगा पाए। क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यही दावा पिछले 2 सालों से किया जाता रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 का, उसमें 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। लेकिन अब क्योंकि कुछ सीटों पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोड़ा 2 ही सीटें थी, एक बिजनौर और एक मुरादाबाद। दोनों ही सीटें कांग्रेस चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना था कि बिजनौर और मुरादाबाद दोनों सीटें कांग्रेस छोड़ दे। आखिरकार कांग्रेस इस पर सहमत हो गई और इसके बदले यह बात तय की गई है कि जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आते हैं यानी वाराणसी से, तो वहां की सीट कांग्रेस को दे दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर अच्छा खासा प्रतिनिधित्व भी है और वहां अजय राय का भी अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। इसीलिए वाराणसी में कांग्रेस अपने प्रतिनिधित्व को उतारेगी और इसके बदले मुरादाबाद और बिजनौर सपा की तरफ ट्रांसफर की गई है। साथ ही एक और सीट थी जिस पर पेश सबसे ज्यादा फंसा हुआ था, वो सीट थी हाथरस की। हाथरस की सीट कांग्रेस ने छोड़ी है, वो सपा को दी है और इसके बदले सीतापुर की सीट सपा ने कांग्रेस को दे दी है। कुल मिलाकर 17 सीटें कांग्रेस के पाले में हैं और 63 सीटें सपा के पास हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किन किन बिंदुओं पर यहां पर सहमति बन पाती है। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से पहले पीडीए के समीकरण को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि सपा सुप्रीमो को पहले यह था कि पीडीए के समीकरण के चलते वो अपने आप को सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में साबित कर देंगे, लेकिन इसी बीच में झटका लग गया। झटका 2 लोगों ने दिया, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे सलीम शेरवानी। जब इन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा यानी जब सपा से अलग हुए, तो अखिलेश यादव को लगा कि अब कांग्रेस का हाथ थामना बहुत जरूरी है या उसके साथ चलना बहुत जरूरी है और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी बहुत तेजी के साथ प्रियंका गांधी की मध्यस्थता को स्वीकार किया और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनाते हुए 17 सीटें कांग्रेस को दे दी। अब कांग्रेस ने ऐसा आखिर क्यों किया? कांग्रेस क्यों अड़ी हुई थी? हो सकता था 10 सीटों पर कांग्रेस मान सकती थी, क्योंकि ज्यादा मेहनत कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में की नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस अपने दम पर भी चुनाव यहां पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस ये भी चाहती है कि जनता के मन में कहीं ना कहीं ये रहे कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ये भी चाहेगी कि जो तमाम मुस्लिम मतदाता हैं उनके बीच में कांग्रेस का नाम पहुंचे, कांग्रेस उनके बीच में शून्य ना हो जाए। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो मुलायम सिंह यादव के टाइम से ही ये माना जाता था कि जो मुस्लिम मतदाता है वो मुलायम यादव का पूरी तरह से एक कोर वोट बैंक माना जाता था। लेकिन कांग्रेस ये भी चाहती है कि अब जो मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि बसपा पीछे हटी है, बसपा का यह कहना है कि हम तो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये अच्छा मौका है कांग्रेस के पास कि अपने जनाधार को भी मजबूत करे। और दूसरा एक और इसमें सबसे बड़ा समीकरण है, वो समीकरण ये है कि अगर मौजूदा परिस्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट है, वो भी रायबरेली की, जिसको कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने छोड़ दी है और वो राज्यसभा की सदस्यता ले चुकी हैं। तो अब रायबरेली में भी जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर पिछले 5 सालों में काफी काम किया है और बीजेपी के पक्ष में माहौल वहां पर लगातार बन रहा है। इसीलिए अगर 13 सीटों पर भी यहां पर ये जीत हासिल करती है कि मान लीजिए 17 सीटें दी गई हैं, अगर 12 से 13 सीटें भी कांग्रेस जीत जाती तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो एक ही सीट है और इससे कांग्रेस को ही ज्यादा फायदा है।
क्योंकि कम सीटें लेकर भी कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलेगी और समाजवादी पार्टी भी निश्चित तौर पर सबसे मजबूत यहां की क्षेत्रीय पार्टी है, उसको भी बढ़त मिलने वाली। तो बीजेपी को एक बड़ा झटका ये इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि मायावती ने अभी तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल ही रहे हैं। एक नई पार्टी का भी उन्होंने ऐलान किया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि पिछड़ा विरोधी या दलित विरोधी बीजेपी है। तो अब बीजेपी को दो मोर्चों पर एक साथ यहां पर जनता के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी और इसीलिए आपको एक बड़ी रणनीति के बारे में भी यहां पर पता होगा कि बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति भी बनाई है उत्तर प्रदेश को खासकर ध्यान में रखते हुए कि दलितों के बीच में जाकर राम मंदिर का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं तो निश्चित तौर पर दलित वोट बैंक को या मुस्लिम वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास ये दोनों पार्टियां करेंगी। इसलिए बीजेपी ने अब उसके हिसाब से भी अपनी नई रणनीति बनानी शुरू की है कि राम मंदिर का जिक्र तो करेंगे, लेकिन जहां पर दलित वोट बैंक ज्यादा है, जिस इलाके में दलितों की संख्या ज्यादा है, वहां पर ज्यादा जिक्र न करके विकास कार्यों का जिक्र करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी 24 के रण में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। हालांकि तैयारी दोनों तरफ से की गई है और दोनों ही खेमों की तरफ से जाति मुद्दों को भी पैना करके जनता के सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक मुद्दे तो रहेंगे ही, वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन विकास का जो एजेंडा है वो आखिर कितना जनता के मन में आखिरी चोट करता है, ये वक्त ही बताएगा, मतदान ही बताएगा। लगातार जुड़े रहिए 10P न्यूज के साथ। नमस्कार।